नमस्ते दोस्तों, मैं वैशाली अपने न्यूट्रिशन टिप्स के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फॉर अथेरोस्क्लेरोसिस। यानी अथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में एनर्जी, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन से कितने अमाउंट में चाहिए, या किसकी मात्रा अधिक चाहिए या किसकी मात्रा कम चाहिए। तो इनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि अथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है। अथेरोस्क्लेरोसिस एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है जिसके होने के बाद जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें जो ब्लड का फ्लो होता है वो कम हो जाता है। थेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन जब उत्पन्न होती है जब हार्ट की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर की दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, लिपोप्रोटीन या जो बायोकेमिकल्स होते हैं, वेस्ट बायोकेमिकल्स जो होते हैं, उनकी जो एक लेयर से जमा होने लगती है। और जब वो लेयर जमा होने लगती है तो जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो जगह होती है वो कम होती चली जाती है, जिसके कारण ब्लड को फ्लो करने के लिए अधिक प्रेशर लगाना पड़ता है, या जो ब्लड फ्लो होता है वो सही से नहीं हो पाता। इसी कंडीशन को अथेरोस्क्लेरोसिस बोला जाता है। अथेरोस्क्लेरोसिस हार्ट डिजीज की पहली स्टेज होती है। अथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में जो पेशेंट होता है उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो भी उसके वेट पर डिपेंड करती है। यदि अथेरोस्क्लेरोसिस का जो पेशेंट होता है वो ओबेसिटी, मोटापे से ग्रसित है तो उसकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो भी कम होती है। क्लोरोसिस का पेशेंट जो मोटापे से ग्रसित है उसको केवल 1100 से 1200 कैलोरी ही पर डे देनी चाहिए। इससे ज़्यादा जो कैलोरी अगर उसको दी जाएगी तो वो कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में ही बॉडी में स्टोरेज होने लगेगी। अब बात करते हैं प्रोटीन की। अथेरोस्क्लेरोसिस का जो पेशेंट होता है उसको जो प्रोटीन भी होता है वो नॉर्मल अमाउंट में दिया जाना चाहिए। 1 ग्राम प्रोटीन पर बॉडी वेट के हिसाब से होती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति का अथेरोस्क्लेरोसिस जो पेशेंट होता है उसका वेट 55 किलो है तो उसको 55 ग्राम ही प्रोटीन हर रोज देना चाहिए। पर यहाँ ये ध्यान रखिए जो प्रोटीन अथेरोस्क्लेरोसिस के पेशेंट को दिया जा रहा है वो वेजिटेबल सोर्स का होना चाहिए। प्रोटीन वेजिटेबल सोर्स का प्रोटीन होना चाहिए, एनिमल सोर्स का प्रोटीन नहीं होना चाहिए। यानी जो एग, मीट वगैरह होते हैं वो अथेरोस्क्लेरोसिस के पेशेंट की डाइट में यूज़ नहीं करने चाहिए। इनका यूज़ ज़्यादा करने से ये ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी में बढ़ाने का काम करते हैं। क्योंकि अथेरोस्क्लेरोसिस के पेशेंट को फैट की कितनी रिक्वायरमेंट होती है। अथेरोस्क्लेरोसिस का जो पेशेंट होता है उसकी डाइट में फैट को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, यानी फैट की बहुत कम मात्रा ही उसकी डाइट में देनी चाहिए। टोटल एनर्जी का केवल 20 to 25% ही फैट के थ्रू पूरा होना चाहिए। और यहाँ ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो हम फैट अथेरोस्क्लेरोसिस के पेशेंट को दे रहे हैं वो सैचुरेटेड फैट ना होकर अनसैचुरेटेड फैट होना चाहिए, क्योंकि जो अनसैचुरेटेड फैट होता है उसमें म्यूफा प्यूफा होते हैं जो हार्ट की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। अब बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की रिक्वायरमेंट। अथेरोस्क्लेरोसिस का जो पेशेंट होता है उसकी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की जो मात्रा होती है वो अधिक बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और ये हार्ट की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। जब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का लेवल बॉडी में ज़्यादा होता है तो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का लेवल ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। और जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो ब्लड वेसल्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल बना रहता है। और जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं वो एल्गी, कीवी, वॉलनट बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। अथेरोस्क्लेरोसिस की पेशेंट की डाइट में ऐसे फूड डालने चाहिए, ऐसे फूड इंक्लूडेड करने चाहिए जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो। एक तो उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा ही होता है, और दूसरा कारण ये होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसे हमारी लीवर खुद ही सिंथेसाइज कर लेता है। कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट का 3/4 अमाउंट जो होता है हमारा लीवर खुद ही सिंथेसाइज कर लेने की डाइट में 300 मिलीग्राम से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं देना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट दिए जाते हैं वो शुगर की फॉर्म में ना होकर स्टार्च की फॉर्म में हो तो अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि जो शुगर होता है वो बॉडी में जाकर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा देता है। डाइट में विटामिन भी जो होते हैं वो अधिक मात्रा में दिए जाने चाहिए। पेशेंट की डाइट में विटामिन B12, विटामिन B6 और फोलिक एसिड जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में देते हैं तो कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज़ होती है उनका रिस्क भी कम हो जाता है। यानी जो विटामिन B6, B12 और फोलिक एसिड्स होते हैं ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को कम करने का काम करते हैं। विटामिन सी भी अधिक मात्रा में दिया जाना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। विटामिन सी
जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करने का काम करता है। पेशेंट होते हैं उनकी डाइट में फुल क्रीम मिल्क भी जो होता है, जो होल मिल्क बोलते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक हो स्किम्ड मिल्क या डबल टोन मिल्क ही प्रोवाइड कराना चाहिए। डाइट से सोडियम और पोटेशियम को भी अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ये दोनों ही हार्ट डिजीज के रिस्क को बढ़ाने का काम करते हैं। यही कारण होता है कि जब कोई एथेरोस्क्लेरोसिस का बीपी का पेशेंट होता है तो उसकी डाइट में नमक को मना किया जाता है। फाइबर जो होता है वो अधिक मात्रा में दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो फाइबर होता है वो हमारा जो एनर्जी का लेवल है उसको तो बनाए रखता है, पर बॉडी का जो वेट होता है उसको बढ़ने नहीं देता। जो अल्कोहल और स्मोकिंग होती है उसको एथेरोस्क्लेरोसिस के पेशेंट की डाइट से बिल्कुल हटा देना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल और स्मोकिंग ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करती है। एथेरोस्क्लेरोसिस के पेशेंट होते हैं उनको प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन ये सब कितने अमाउंट में दिए जाने चाहिए। यदि आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।